वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमी वमा यस्तुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल बरकत के लिए तमाम एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मोहतरम असातिज़ाए किराम, मोहतरम नाज़िमे आला साहिब और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब बखूबी इस बात को जानते हैं कि आज की ये इल्मी अदबी फ़िक्री नशिस्त का खुसूसी एहतमाम किया गया है इस इदारे की तरफ से। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले शुक्रिया अदा करूँगा इदारे के नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असग़र शाकिर क़ादरी सियालवी साहिब का, कि जिनके एहतमाम में इस नशिस्त का इनेकाद किया गया। यकीनन क़िबला शाकिर साहिब इल्म दोस्त शख्सियत हैं कि जब भी हम में से किसी ने उन्हें इस इदारे में किसी इल्मी कॉन्फ्रेंस का, सेमिनार का या प्रोग्राम का मशवरा दिया तो उनकी ज़बान से क्यों किस लिए नहीं निकला, सिर्फ़ हाँ ही निकला है कि आप इस प्रोग्राम को मुनक़िद करें। और आज का प्रोग्राम भी यकीनन उनके इल्म दोस्त होने का मुँह बोलता सबूत है कि तलबा को बताया जाए कि किस तरह इम्तिहान को हल किया जाता है या किस तरह इम्तिहानी पर्चा जो है उसको लिखा जाएगा, या अगर ज़बानी इम्तिहान हैं तब भी यही कुछ उसूल हैं जिनको पेश नज़र रखा जाएगा। यकीनन बुज़ुर्ग मौजूद हैं, फ़ज़ीलतुश शेख अद-दुक्तोर मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीक नक्शबंदी साहिब मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में कुछ कहना ये मेरे लिए किसी एज़ाज़ से कम नहीं है। यकीनन अगर मेरी गुफ्तगू में कमियाँ कोताहियाँ होंगी तो वो इस्लाह फरमाएँगे। मोहतरम तलबा, इम्तिहानी पर्चा हल करने के लिए सबसे पहले जो बुनियादी चीज़, जो बहुत बुनियादी चीज़ है जिसके बग़ैर आगे इमारत खड़ी नहीं हो सकती, वो ये है कि अपने मज़मून के बारे मुकम्मल आगाही रखना। कि मिसाल के तौर पे आज अगर किसी का सर्फ़ का पेपर है तो उसको पता हो कि सर्फ़ में हमने जो किताब पढ़ी है उस किताब की जो मालूमात हैं, वो किताब के मुसन्निफ़ और उस किताब का कितना हिस्सा हमारे निसाब में मौजूद है। अक्सर तलबाए किराम जब पेपर आते हैं तो उनको या जिस दिन उनको सवालिया पर्चा दिया जाए तो वो नहीं जानते कि उनका निसाब क्या है और कितना है। अभी जो सेमाई इम्तिहानात होते हैं, पहली सेमाई, दूसरी सेमाई है जिसको सेकंड टर्म भी आप कह लें, तो इसका मतलब होता है पहला सिलेबस हमने पढ़ा, उसका इम्तिहान दे दिया, अब उसके बाद जो सिलेबस पढ़ा है उसका इम्तिहान होगा। और मुझे तो वैसे यकीन था कि तलबाए किराम जानते हैं कि आज इम्तिहानी वर्कशॉप है और जितनी बातें बताई जाएंगी उन्हें याद करने के लिए, याद रखने के लिए उनके हाथों में कलम भी होंगे और कागज़ भी होंगे। कि हम समझते हैं कि जो हमने सुना है वो हमें अब ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ये हमारी खाम ख्याली है। हम ये समझते हैं कि जो सुन लिया ये हमें दोबारा कभी नहीं भूलेगा, ये हमारी खाम ख्याली है। जब तक हमें अपनी गलतियाँ याद नहीं रहेंगी ना, तब तक हम दुरुस्त नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे एक बच्चा अगर हिफ्ज़ कुरान करता है, अगर वो मंजिल सुना के उस्ताद साहिब से आके पूछे, उस्ताद जी मेरी कौन कौन सी गलती आई थी, तो इसका मतलब ये है उसकी मंजिल पक्की नहीं है। जो अपनी गलतियाँ याद नहीं रखता वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। और बुज़ुर्गान दीन ने ये बात अपनी किताबों में तहरीर की है कि अल इल्मु सैदुन वल किताबतु क़ैदुन, कि इल्म एक परिंदा है और इस परिंदे को
जिस पिंजरे में डाला जा सकता है वो पिंजरा किताबत का है, कि लिख कर इसे कैद किया जा सकता है। क्योंकि इंसान जब सुनता है ना, तो सुनकर बहुत सी बातें वो सही समझ नहीं पाता, या जब उस नशिश से उठ के जाता है तो वो बातें बहुत ज़्यादा जो हैं वो भूल चुका होता है। तो बातों को याद रखने का एक तरीक़ा होता है लिखना। इल्म दोस्ती का सबूत ये भी है कि इंसान के पास कागज़ भी हो और कलम भी हो। इंसान के पास कागज़ भी हो और कलम भी हो। कागज़ और कलम को वो इस्तेमाल भी करे। इस्तेमाल करने का मकसद क्या, कि जब वो पढ़ रहा है, इम्तिहान की जो तैयारी है ना, ये इम्तिहानात से 2-4 दिन पहले नहीं होती। इम्तिहानात की तैयारी उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन पहला सबक जो है उसका आगाज़ होता है। क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा, निसाब बहुत ज़्यादा होता है, इसको 1-2 दिन में कवर करना ये मुमकिन ही नहीं होता। पहले दिन से तैयारी होती है, इंसान सबक सुनता है तो हाशिया लिखता है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो उसको समझ आती हैं वो लिखता है। और लिखने के हवाले से दौराने सबक सैयद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फ़रमान मौजूद है। वो कहते हैं बरीक ना लिखें, क्योंकि अगर बरीक लिखेगा ना तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी अगर बिनाई कमज़ोर हो गई है तो वो ख़ुद अपना लिखा पढ़ने से कासिर हो जाएगा। एक बारीक ना लिखे और दूसरा उसको साफ़ सुथरा लिखे, ताकि कोई भी अगर उस किताब को पकड़े तो उसे पता लग जाए इसने लिखा क्या है। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ही मनक़ूल है कि तालिब इल्म सुर्ख़ रोशनाई इस्तेमाल ना करे, उसके लिए कराहत के साथ इस चीज़ को बयान किया गया। अलखैर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बुनियादी उसूल ये है कि हमें मज़मून की आगाही हो कि हमारा सिलेबस क्या है, कितना है, निसाब क्या है। अब देखें, हमें जब किताब के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल होंगी ना, तो हमारा पेपर का अक्सर हिस्सा हम हल कर चुके होंगे। हमें वो अक्सर हिस्सा आता होगा, हमें पता होगा इस किताब में मिसाल के तौर पे 10 चीज़ों का बयान है, तो इसका मतलब ये है कि 10 चीज़ें हमारे ज़हन में अज़बर हैं, हमें पता है। यानी कि हमें किताब की मुकम्मल मालूमात हासिल होनी चाहिए। एक और बड़ी ख़राबी वो ये है, मिसाल के तौर पे हमारे पूरे माशरे में हम ख़ुद इसमें मुब्तला हैं, किसी भी शोबे के अंदर, ज़रूरी नहीं सिर्फ ये दरसियात का शोबा हो, किसी भी शोबे में जब एक अनाउंसमेंट की जाए कि जनाब फ़लाँ काम करने का वक्त आ गया है, मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ, जनाब बिजली का बिल आ गया, जनाब दाखिले का आगाज़ हो चुका है, तो हम में से अक्सर की ज़बान पर पहला जुमला यही आता है कि आखिरी तारीख़ कौन सी है। ये जो आखिरी तारीख़ है ना, ये जो आखिर वाला काम है, इसका मतलब ये है कि हमने अपने ज़हनों में बिठा रखा है कि हमने आखिर में ही रहना है। अब हमें पता है कि फ़लाँ दिनों में दाखिले जाने हैं, तो हम पहलों में शुमार क्यों नहीं होते हैं? तो हमें अपने आप को पहलों में शुमार करना होगा। हमें ये साबित करना होगा कि हम अव्वल हैं और हम अव्वल आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अव्वल बस वही होता है जो इम्तिहान के रिज़ल्ट में होता है। अव्वल आने के लिए अव्वल रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ज़हन ख़याल से निकाल दें कि आखिरी तारीख़ कब है, पेपर आएंगे, अच्छा अभी तो हफ़्ता पड़ा हुआ है, तैयारी कर लेंगे, देख लेंगे। जो समझता है ना कि उसके पास वक्त है, ये उसकी खाम ख्याली है। आप सब जानते हैं बनी इसराइल का वो शख्स जिसे पता लगा कि 1000 साल उसकी उम्र है, उसने इबादत को तर्क कर दिया। अलखैर, उसकी रूह कब्ज़ हो गई, लेकिन उसे तौबा का मौका नहीं मिला, और वो कहता था मेरे पास 1000 साल है, बड़ा वक्त है, तौबा कर लूँगा। तो जो इस खाम ख्याली में है ना कि वक्त पड़ा हुआ है, ये उसकी नाअहली है। अपने इस चीज़ को ख़त्म करें और समझें कि तख्लीक का मकसद क्या और जामिया में आने का मकसद क्या। कुरान की आयतें पेश नज़र होनी चाहिए। बिलखसूस 2 आयतें आपके सामने रखूँगा, सिर्फ आयतें, तर्जमा आप बखूबी जानते हैं। सूरह यासीन का ये टुकड़ा, वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और दूसरा ये ज़हन में रखें, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि इदारे में आने का मकसद जो है वो समझें। कुछ अक्सर तलबा इम्तिहानात को लेके वो मायूस कुन जुमले उनके ज़बान से निकलेंगे, ये हकीकी बात है। कुछ कह रहे हैं जी पे इम्तिहान नहीं आ रहे, 7 छुट्टियाँ आ रही हैं, और मौजा मारांगे, 9 बजे पेपर है, 9:30 बजे तो 9 बजे उठांगे, नींद पूरी करांगे। इसका मतलब क्या कि हम ये बात बता रहे हैं कि हम यहाँ पढ़ने नहीं आए, हम यहाँ वक़्त ज़ाया करने आए हैं। हम ये देखें ना, उसको मुस्बत नहीं ले रहे। इसका मतलब क्या है? अब ये जुमले वाज़ेह बता रहे हैं कि हमने कमरा इम्तिहान में बैठ के क्या करना है। कमरा इम्तिहान में बैठ के वहाँ पे फिर तबादला होगा, लेन देन होगा,
और देखिए इतनी सख्ती के बावजूद जब पेपर चेक करते हैं तो गलत जवाब, और सब ने वो गलती मुश्तरका इज्तिमाई की हुई है और बड़े बड़े दूर बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपस में जो इनका नेटवर्क सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इसको मुस्बत भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मुस्बत कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी सलाहियतों को मनफी ना लेके जाएं, मुस्बत लेके जाएं। तो नंबर एक बात यह है कि पेपर की मुकम्मल मालूमात हासिल होनी चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। कोई अब सारे अपना अपना फ़ैसला खुद कर लें कि मिसाल के तौर पे 5 किताबें 6 किताबें रोज़ पढ़ते हैं, तो कितने बच्चे हैं जो जानते हैं सिलेबस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है? तो सबको जवाब मिल जाएगा कि कौन जानता है। कितने बच्चे ये जानते हैं कि कल हमने सबक कहाँ से शुरू किया था, कहाँ ख़त्म किया था? सिर्फ वही जानता होगा जिसने इबारत पढ़नी है, और अगर उस दिन वो नहीं आएगा तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। तो तालीम जो है ना, तालीम, तदरीस, ये जो इम्तिहानात हैं, ये सब कुछ आते हैं हमें छुट्टियां देने के लिए नहीं, फारिग वक़्त देने के लिए नहीं, हमें बहुत कुछ समझाने के लिए आते हैं। तो एक इम्तिहान आया ये इसलिए है कि दूसरे इम्तिहान में हम उससे बेहतर हो जाएं। अगर दूसरे इम्तिहान में हम बेहतर होने की बजाय मज़ीद कारकर्दगी गिर गई है तो इसका मतलब ये है कि हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। किताब की मुकम्मल आगाही। नंबर 2, अच्छा, किताब पढ़ने का जो अंदाज़ है ना वो इस तरह होना चाहिए, सबक याद करने का अंदाज़ इस तरह होना चाहिए कि इंसान उसको अपने ज़हन के नकूश के ज़हन के अंदर उसको महफूज करे। अल इल्म बित्तकरार, इल्म तकरार के साथ आता है, रटा नहीं। इल्म आएगा तकरार के साथ, रट्टे से लफ्ज़ तो याद हो जाएंगे लेकिन उनके मानी याद नहीं होंगे। इल्म किस चीज़ से आता है जी? तकरार के साथ। अब तकरार जो है इसका तरीका, यानी कि दरसी किताबें जो हैं इनको भी सबकी मंजिल की तरह याद करें। किताब बंद हो, इंसान अपनी उंगली पे गिना सके, पहली फसल फ़लाँ चीज़ में है, इसमें इतनी चीज़ों का बयान है और वो ये हैं। इंसान जब इस तरह याद करेगा फिर पेपर शुरू से आए, दरमियान से आए, आखिर से आए, हमें किसी चीज़ के अंदर मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पेपर जिस दिन हो उस दिन इंसान का जहन जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, मेंटली सेटिस्फेक्शन उसे हासिल हो। अब देखिए मिसाल के तौर पे 9:30 बजे पेपर है और बच्चा 9:25 पे उठा बिस्तर से और उसने मुंह भी नहीं धोया, वो कमरा इम्तिहान में आ गया है, तो वो पेपर सही नहीं करेगा, वो दाएं बाएं नज़र रखेगा, वो रिलैक्स नहीं होगा, उसको ज़हनी इत्मीनान हासिल नहीं होगा। ज़हनी इत्मीनान के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि वो सुबह से उठा हो, उसने अपने जहन को तैयार किया हो, उसे पता हो कि आज इम्तिहान है और मैंने बर वक्त कमरा इम्तिहान में जाना है और इम्तिहानात की तैयारी मैंने की हुई है और उसको जाकर मैंने इहाता तहरीर, ज़ब्त तहरीर में लाना है। और जब पर्चा सबके हाथ में आए तो पर्चा पकड़ते ही दाएं बाएं देखने की बजाय पर्चे को देखें, सवालात पढ़ें कि कितने सवालात हैं। अच्छा, एक और चीज़, पर्चा हाथ में आएगा कमरा इम्तिहान में, लेकिन कमरा इम्तिहान में आने से पहले तलबा को ये पता होना चाहिए कि सवाल किस तरह बनते हैं, किस किस तरह का सवाल हो सकता है, पेपर का जो पैटर्न है वो क्या होगा, मेथडोलॉजी क्या इस्तेमाल होगी। असातिज़ा से डिस्कस करें और आपस में तकरार करें कि ये चीज़ सवाल बन सकती है और ये चीज़ सवाल किस तरह बन सकती है। बसा औक़ात किताब में एक सवाल लिखा होता है लेकिन मुम्तहिन वही सवाल पूछता है लेकिन अंदाज़ बदल लेता है और बच्चे समझते हैं जनाब पेपर हमारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, वो सिलेबस का हिस्सा होता है, लेकिन बस हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते क्योंकि हमें सिलेबस का सही तरह से पता नहीं होता। सवालिया पर्चा हाथ में आया, उसको देखें कितने सवाल करने हैं, कौन सा लाजमी है और कितने उसके अज्जा हैं, तसल्ली से उसको पढ़ें और फिर उसके बाद अपने आप से ये सवाल करें कि आपको सबसे अच्छा सवाल कौन सा आता है। जो सबसे अच्छा जिसका जवाब आता है ना और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आता है उसको नंबर 1 पे लिखें आप। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ तलबा को देखा मिसाल के तौर पे सवाल नंबर 4 का वो जवाब पहले लिख रहे हैं तो वो जवाबी पर्चे पे सवाल नंबर 4 की बजाय सवाल नंबर 1 लिख देंगे। अगरचे जवाब सारा सही लिखा होगा लेकिन वो गलत तस्वुर होगा क्योंकि आपने सवाल की हेडिंग वही देनी है जो सवालिया पर्चे पर है। और जिन तलबा के जहनों में ये ख्याल पैवस्त है कि जनाब वो मेजरमेंट करके नंबर दिए जाते हैं, वो ये ख्यालात जहन से निकाल दें, नंबर पेपर पढ़ के दिए जाते हैं। तो सवालिया पेपर जब हल करें
तो ये जहन से निकाल दें कि बस जो मर्ज़ी लिखते जाएं हमें तो नंबर मिल ही जाने हैं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप अपने असातिज़ा की तौहीन कर रहे हैं, आप अपने असातिज़ा के बारे में बदगुमान हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि ये पेपर आपके असातिज़ा ने चेक कर रहे हैं। और अगर आपके जहनों में ये है कि इन्होंने कौन सा पढ़ने हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तो अपने असातिज़ा के इल्म का इनकार कर रहे हैं, और ख़ुद इल्म वाले कैसे हो सकते हैं। और याद रखें, अल्लामा बुरहानुद्दीन ने ये बात बड़ी सराहत से लिखी कि इल्म जब इंसान हासिल करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है जो उस इल्म को उसके दिल में मुंतकिल करता है। और जिस दिल में किलाब मानवी का मतलब है बुरी आदत, बैड हैबिट्स, बुरी आदत जिस दिल में हों, क्योंकि बुरी आदत को कुत्ता कहा गया, हकीकी कुत्ता तो नहीं, ये मानवी कुत्ता। तो जिस दिल में अगर बुरी आदत होंगी, इसका मतलब है उस घर में मानवी कुत्ते हैं, और रहमत के फरिश्ते उस जगह दाखिल नहीं होते जहाँ पर कुत्ते हों। तो ये बात जहनों में हमें होनी चाहिए कि हम ये निकाल दें कि जनाब हमारा काम किसी ने चेक करना कि नहीं। बाज़ तलबा की ज़बानों से जुमले निकलते हैं, भी सबक कौन सुनता है? सबक सुनते हैं सारे, और सबक सुनने के कई अंदाज़ होते हैं। असातिज़ा इकराम को पता होता है कि ये किसको सबक याद है और किसको सबक याद नहीं। एक नज़र से पता लग जाता है कि ये रात को मुताले में बैठा है कि नहीं बैठा। ये तो जब तमाम तलबा अमली ज़िंदगी में आएंगे फिर इनको इन चीज़ों का एहसास होगा। यानी कि पेपर लिखते हुए ये जहन से निकाल दें कि जनाब हमारे पेपर को कौन से किसी ने पढ़ना है। पेपर पढ़ा जाएगा और पेपर पढ़ कर ही नंबरों का फ़ैसला होगा। आपने जब पेपर लिखना है तो सबसे पहले दाएं और बाएं हाशिया लगा लेना है। हाशिया लगाने का मतलब क्या है? आपने उसकी अलाइनमेंट का ख्याल रखना है। मार्जिन ले लिया आपने, अब लाइनें लगाकर भी लाइन के आगे लफ्ज़ गया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम लिखने के उसूल नहीं जानते। लाइन का मकसद क्या? ये बॉर्डर है कि इसके क्रॉस नहीं। अब उर्दू की शीटें हैं, उसमें भी लाइनें लगी होती हैं। अब लाइन का मतलब ये है कि ऊपर वाली लाइन अलग है और नीचे वाली अलग है। अब लफ्ज़ लिखते हुए सीन ऊपर चला गया और लाम नीचे वाली लाइन में चला गया, तो इसका मतलब है हम लिखने के उसूल जो हैं उनको मद्देनज़र नहीं। लाइन का मकसद ये देखें ना, बॉर्डर का मकसद क्या होता है कि इससे आगे नहीं जाना, तो लाइन का मकसद भी ये है कि इससे आगे नहीं जाना। यानी कि हमारा जो वो उसको प्रेजेंटेशन है ना पेपर की, वो अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना, तो इससे जो चेक करने वाले हैं उनके ऊपर अच्छा तासुर जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, सवाल लिखने का अंदाज़ अच्छा हो। जिस सवाल का जवाब लिख रहे हैं उसी सवाल की हेडिंग होनी चाहिए, और सवाल की हेडिंग्स के लिए मार्कर इस्तेमाल करें या फिर कोई और रंग इस्तेमाल करें, और ऐसी कलम इस्तेमाल ना करें जिससे स्याही फैलती है या वो शीट के पीछे आ जाता है। और लिखते हुए इतना ज़ोर से उसको ना दबाएं कि जनाब आपके वो लिखे हुए के असरात 2, 3, 4 सफ़ों पर वो चले जाएं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि हम उस चीज़ को किस अंदाज। अब देखें ना, दो बड़ा जदीद है। किसी अच्छे होटल में जाएं, वो सलाद की प्लेट भी इस तरह रखते हैं कि उसके अंदर सलाद के उन्होंने किसी ने कोई बालू बनाया हुआ है, किसी ने कोई फूल बनाया हुआ है, किसी ने क्या बनाया हुआ है, हालांकि वो खाना ही है, वो 1 मिनट भी उसकी लाइफ नहीं है, लेकिन वो इस तरह प्रेजेंट उसे करते हैं ताकि ये दोबारा हमारे होटल पे आए। तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ये भी ज़हन में रखें, पेपर करने वाले की प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिबास साफ़ सुथरा हो, कपड़े उसके साफ़ सुथरे हों, टोपी उसने अच्छी पहनी हो, नहाया हुआ हो, मुंह धोया हुआ हो, खुशबू उसने लगाई हो। इससे इंसान को सुकून मिलता है। जिस तरह इंसान अपने बारे में जो अच्छा सोचेगा वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचेगा। ख़ुद भी अच्छा नमूदो नुमाइश करें और पेपर के अंदर भी अच्छाई ही इख्तियार करें। और एक सवाल आता है अक्सर कि हमारे यहाँ इम्तिहानों में इबारत पर एराब लगाएं, इबारत पर एराब लगाएं। अच्छा, कभी कभी एराब का सवाल नहीं होता, सिर्फ इबारत हमें लिखना पड़ती है। अब अरबी कहीं लिखनी पड़ती है, आयत लिखनी पड़ती है या हदीस। अगर तो एराब की डिमांड नहीं की गई तो आयत या हदीस या कुछ भी अरबी जुमला लिखते हुए उसका एराब कतअन ना लगाएं, क्योंकि एराब अगर लगा दिया और वो गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे। अगर वैसे ही कुरान की आयत या अरबी या हदीस लिख रहे हैं तो उसको बगैर एराब के लिखें। हाँ, और अगर बाकायदा हदीस का एराब पूछा गया है तो उसको लिखने के लिए बेहतर तरीका ये है कि एक लाइन में लिखें जितनी हदीस आती है, फिर एक लाइन छोड़ दें।
फिर अगली लाइन में हदीस लिखें जितनी आती है, फिर एक लाइन छोड़ दें। अब यहाँ पे लाइनें छोड़ने का मकसद ये है ताकि जब हम ज़बर ज़ेर पेश लगाएंगे उसको वाज़ेह तरीके से लगा सकें और एराब ज़ाहिर कर सकें। और अगर इबारत हमने मिसाल के तौर पे नीली रोशनाई से लिखी है तो उसके एराब जो हैं वो इस स्याह ब्लैक पेन या ब्लैक पॉइंटर से उसके एराब लगाएं ताकि हर चीज़ हमें नुमायाँ नज़र आए। बाज़ बच्चे सवाल के जवाब जो होता है बड़ा तफसील तलब होता है, उसके अंदर आउटलाइंस बनाई जाती हैं, उसके अंदर नंबर 1, 2, 3, 4 किया जाता है, मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है बड़ी वजाहत के साथ। अब वहाँ पर वो आउटलाइंस नहीं बनाते, पैराग्राफ नहीं बनाते, हेडिंग्स नहीं देते, सुर्खियाँ नहीं देते, बस वो एक पैराग्राफ की सूरत में ही लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। अब लिखा तो ठीक होगा, लेकिन इस लिखने की वजह से नंबरों के अंदर बड़ा फ़र्क आ सकता है। और साथ ये भी ज़हन में रखें कि सवाल को समझें, सवाल क्या क्या रहा है। मिसाल के तौर पे अगर सवाल में किसी तारीख़ का पूछा गया, मिसाल के तौर पे तारीख़ ये पूछी गई कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने अरसे के लिए मसनद खिलाफत पर आप फाइज रहे, कितना अरसा खलीफा रहे। अब इसके जवाब में खिलाफत का दौरानिया लिखने की बजाय तालिब इल्म 3 सफ़ों पर हज़रत अबू बकर की शान लिख दे तो वो ये ना समझे उसे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जो मतलूब था, जो मकसूद था, उसने तो वो लिखा ही नहीं। तो इसी तरह वो जितना मर्जी लिख दे, ये ना सोचें कि मैं तो इतना लिख के आया था, मुझे नंबर क्यों नहीं मिले। इतना या उतना से बात नहीं बनेगी, जो मतलूब था वो लिखा है कि नहीं लिखा, जो मकसूद था वो लिखा है कि नहीं, और जो लिखना था वो लिखा है कि नहीं लिखा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो फिर इम्तिहान ठीक होगा और फिर उसके नंबर जो हैं हमें वो फ़ायदा देंगे कि सवाल समझ। अच्छा, बस औक़ात ये होता है, तालिब इल्म सोच रहा होता है कि कितना जवाब लिखूँ मैं, 4 लाइनों में लिखूँ, 5 लाइनों में लिखूँ, तो 20 लाइनों में लिखूँ। तो तालिब इल्म क्या करता है, अगर तो उसको वो सारा आता हो तो वो 4 सफ़े उसी के भर देगा, और अगर ना आता हो तो 4 लाइनें भी नहीं लिखेगा। तो कितने का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि मुझे कितना आता है, कितने का ताल्लुक इस बात से है कि ये सवाल हमें कितने नंबर देंगे। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, मारूजी तर्ज का सवाल है, तो वो 2, 4, 5 लाइनों का जवाब होगा। मिसाल के तौर पे अगर 5 नंबर का सवाल है तो उसके जवाब में 4 सफ़े लिखना ये कोई दानिशमंदाना बात नहीं है। हाँ, अगर सवाल 25 नंबर का है उसको आप लिखें और उसको उसके कैटेगराइज करें, उसकी तफसील में जाएं, उसकी तशरीह में जाएं, यानी कि ये देखें कि कितने नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। और अगर कमरा इम्तिहान में समझ नहीं लगती कि इसको कितना लिखना है या कैसे लिखना है, तो ये चीज़ें जो कमरा इम्तिहान में मौजूद हैं, सवालिया पर्चा उनसे समझा जा सकता है। जो सुपरिटेंडेंट हैं, जो इन्विजिलेटर्स हैं, निगरान हैं, उनसे सवालिया पर्चा समझा जा सकता है। सवालिया पर्चा समझें कि ये क्या बात हो रही है, इसको हमने किस अंदाज में या किस तरह लिखना है। सवालों की नंबरिंग देनी नहीं आ रही तो वो पूछें। अगर सवालिया पर्चा ऐसा है जिसके अंदर 2 किताबों का एक साथ पेपर है, या किताब तो एक है लेकिन उसके 2 हिस्से हैं, तो 3 हिस्से हैं, तो जब जवाबी पर्चे पे सवाल का नंबर देंगे तो सवाल के नंबर के साथ उसका हिस्सा भी लिखेंगे कि हिस्सा अव्वल या हिस्सा इंशाइया या हिस्सा मारूजी, ताकि मुमतहिन जो है, चेक करने वाला, उसको पता हो इसने क्वेश्चन पेपर में फलां जगह से। अब हमें क्या करना पड़ता है, सवाल भी ढूंढने पड़ते हैं, जवाब भी ढूंढने पड़ते हैं। अब सवाल क्वेश्चन पेपर पे और लिखा हुआ है, तालिब इल्म ने जवाब और लिखा हुआ। अब उसने क्या समझा, उसने कहा जो मैं पहले लिखूंगा वो नंबर 1 है, जो बाद में लिखूंगा वो नंबर 2 है। तो लिहाजा पहले लिखने वाला, लिखे जाने वाला नंबर 1 नहीं, नंबर 1 वही है जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर 1 है। और इसी तरह एक ख़राबी ये देखी गई है बड़ी कसरत से, कुछ तालिब इल्म उनको सिर्फ पूरे पेपर में ना 2-4 सवाल आते होते हैं, और वो 2-4 सवाल जवाबी पर्चे में 2-4 मरतबा लिख देते हैं। वो कहते हैं किसी को क्या पता लगेगा, वो देखेंगे जनाब 10 सवाल करने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखे हुए हैं नंबर। वो समझते हैं कि 35 बच्चों के पेपर चेक करने वाला वो भूल जाएगा। चेक करने वाला भूलता नहीं है, याद रखें, पेपर जितने ज़्यादा होंगे ना, जो चेकर है ना उसका तजर्बा उतना ज़्यादा हो जाएगा। वो 100वें पेपर पे भी जाएगा ना, उसको पता लग जाएगा ये चीज़ इसने रिपीट की है और कितनी दफ़ा इसने रिपीट की है। मिर्ज़ा गालिब ने अपने बारे में एक शेर कहा कि जब ज़ोफ़ बढ़ा तो खुश बयानी आई, तब बहरे तबीयत में रवानी आई, जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब उतनी मेरे शेरों पे जवानी आई। कि जब इंसान किसी काम को ज़्यादा करता है ना,
तो उसका तजर्बा बढ़ जाता है। अब होता क्या है, तालिब इल्म ना अपने ज़हन से जज कर रहा होता है सबको कि जनाब इसका कौन सा रिज़ल्ट बनना है, इसका कौन सा ये होना है। हालांकि रिज़ल्ट भी बनता है, रिज़ल्ट मिलता भी है और सब उसको देखते भी हैं, लेकिन याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि उन्हें कोई भी आदमी अपनी गलतियां याद रखना नहीं चाहता। हालांकि गलतियां याद रखना ये बड़ा ज़रूरी है। फेलियर इज़ अ गुड टीचर। नाकामी इंसान का बेहतरीन उस्ताद है। अगर इंसान अपनी नाकामी से सबक हासिल करे कि सवाल को मुकर्रर करके ना लिखें। अच्छा, और क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है 5 सवालात के जवाबात मतलूब हैं और 8 सवाल दिए होते हैं या 9 कि इनमें से कोई 5 कर ले। कुछ क्या करते हैं, 5 के जवाब लिख दिए, वो 7 छठा भी लिख देंगे, 7वां भी लिख देंगे। वो कहेंगे जी पहला 2 अगर गलत होया तो 5वां 6वां 7वां काम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जो तरतीब से सवाल लिखे होंगे पहले 5 वही चेक होंगे। और वही ये इसलिए लिखने से पहले फैसला कर लें कि आपने कौन सा सवाल ऑप्ट करना है और कौन सा नहीं करना, किसको लिखना है और किसको नहीं लिखना। अब देखें ना, इतनी सारी चीज़ें जब हमारे जहनों में होंगी तो किसके जहन में ख्याल आएगा कि मैं किसी का पर्चा देखूं? ये तो अपना अपना नफ्सा नफ्सी का आलम होना चाहिए ना, कि वक्त थोड़ा और काम बहुत ज़्यादा है। तो इंसान किसी पे नज़र रखने की बजाय वो अपनी नज़र रखेगा ना। अक्सर देखा गया कि एक बच्चे को जवाब बहुत अच्छा आता है लेकिन वो फेल हो जाता है, वो कॉपी करने की वजह से कि उसने जिसको देखकर लिखा वो लिखी जा रहा है। वो ज़बान में कहते हैं हमारी कि छापी जा रहा है पेपर, कहना जो छाप रहा है वो सही है। तो हर छपने वाली चीज़ सही नहीं होती। इसी मुआशरे में सबसे ज़्यादा अखबारात छपते हैं और अखबारात से मुतल्लिका ही येलो जर्नलिज़म की इस्तिलाह बनी है बदउनवान सहाफ़त, कि जो चीज़ ज़्यादा छप रही है ज़रूरी नहीं कि वो हक पर है, सच है और दुरुस्त है। हो सकता है वो ढोंग हो सकता है वो ख़राबी हो, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हो, वो ध्यान भटकाने के लिए हो। तो इम्तिहान देते हुए किसी पर भी नज़र न रखें, सिर्फ अपने ऊपर नज़र रखें। अच्छा जी, एक और चीज़, उर्दू लिखाई का बड़ा मसला है। एक होता है किसी को खुशखती नहीं आती लेकिन उसे ये पता होता है यहाँ छोटी ये आएगी या बड़ी ये। अब देखें बहुत से बच्चों को हो और हूँ का फ़र्क नहीं पता, है और हैं का फ़र्क नहीं पता, वो तस्कीर व तानीस का ख्याल नहीं रखते, छोटी ये और बड़ी ये का ख्याल। और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ लिखना नहीं आता। इंसान जामिया में आया, उसे कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन वो जामिया से जाए और उसे कुछ भी नहीं आता तो ये डूब मरने का मकाम है। दारुल इल्म में, और दारुल इल्म में वो जहाँ पर हर तरफ इल्म के ही असबाब, यहाँ इल्म के अलावा ये वो दौर नहीं है कि मोहतमिम कहें तलबा को जनाब शाम को जाएं और चारा काट के लाएं। ये वो दौर नहीं है कि मोहतमिम कहें जनाब रात को बैठ के किताबों की नकूल तैयार करें। यहाँ पर ना गर्मी में गर्मी का मसला, ना सर्दी में सर्दी का मसला, पानी गर्म दस्तयाब है, गर्मियों में ठंडे कमरे दस्तयाब हैं, इसके बावजूद भी। और यहाँ पर तो बड़ी सहूलतें हैं, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, स्कूल है बाकायदा, असातिज़ा किराम हैं, फिर भी तालिब इल्म को अगर लिखना नहीं आ रहा तो ये कसूर उसका अपना है। अगर वो ये समझेगा ना कि मैं बैठा रहूँगा और आँख खुलेगी अचानक मुझे सब कुछ आ जाएगा, तो ये उसकी खाम ख्याली है। ऐसा कुछ नहीं। कर्म उन पर ही होता है जो मेहनत करने वाले होते हैं। जो मेहनत करने वाले नहीं होते उन पर भी कर्म बहुत मुश्किल है। यहाँ तो वो जाहिद इस दर्जे का हो ना, और वो जाहिद कैसा, जो इल्म से भागे। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझें। आपके दरस निज़ामी के अंदर बहुत ज़्यादा तसनीफ़ अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हैं, बहुत ज़्यादा तसनीफ़ उनकी हैं, यानी कि ये वाहिद हैं जिनकी ज़्यादातर किताबें हमारे निसाब में शामिल हैं। अब ये भी कुंद ज़हन थे लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी इन्होंने। और सब जानते हैं कि ख्वाब के अंदर, इनके ख्वाब में हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए और कहते हैं कि तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। हज़रत तफ्ताज़ानी ना ख्वाब में भी ना पढ़ रहे थे तो उनकी ज़बान से अचानक निकला कि मैं सबक याद कर रहा हूँ, मैं कहीं आऊँगा तो सबक याद नहीं होगा। तो लेकिन जैसे ही ख्याल आया ना कि ये क्या कहा है तुमने, फ़ौरन दौड़े भागे और जाकर अर्ज़ किया हुजूर मामला ये था, मैं सबक याद करते करते सो गया, तो बस ख्वाब में मुझे नहीं था लगा कि ये ख्वाब है। तो सारा मामला रखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें इनाम दिया, उन पर फजल फरमाया। और जब तफ्ताज़ानी उठे और सुबह क्लास है, वही तफ्ताज़ानी जिन्हें ये नहीं था याद होता कि कल क्या पढ़ा है, आज उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम की बारगाह में सवाल रखे। और तलबा ये समझ रहे थे कि ये बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन उस्ताद समझ रहे थे और वो कहने लगे तफ्ताज़ानी आज तुम वो नहीं हो जो कल थे, कि इंसान अगर मेहनत करता रहे तो सिला मिलता है, तो अजर मिलता है। अगर मेहनत इंसान ना करे
तो फिर कुछ नहीं मिलता। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो के गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही, कि जिन्हें सुबह सुबह उठने की आदत ना हो ना, उन्हें कुछ मिला नहीं करता। सुबह सुबह वही उठते हैं जो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वाला जो है उसे बिस्तर प्यारा नहीं होता, वो बिस्तर से दूर होता है और वो अपने काम में मसरूफ़ होता है। जो इंसान ये समझे ना कि मुझे, अब देखिए ना, एक बच्चा मिसाल के तौर पे 6ठे साल में है, वो जामिया में आया, उसने ऊला पढ़ा, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, 6ठे में, और फिर उसे लिखना नहीं आता। इसका मतलब क्या कि सादा सिर्फ सर्कल लगा रहे हैं और वो पूछ नहीं रहा कि जनाब आपने सर्कल लगाया, इसको मैं ठीक कैसे करूँ, इसको मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। तो ये उस पर लाजिम है कि वो जाए और समझे और सीखे। जिसे नहीं आता उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ये बात ज़हन में रखें। कमरा इम्तिहान में ये उज़र नहीं चलेगा कि मुझे लिखना नहीं आता, इल्ला ये कि एक तालिब इल्म नबीना हो, उसकी आंखें ही नहीं है, उसका तो उज़र है कि मैं कैसे लिखूँगा। लेकिन जिसकी आंखें हैं वो ये समझे कि मुझे कोई हेल्पर मिल जाएगा लिखने के लिए, तो हेल्पर उसे नहीं दिया जाएगा, उसे खुद ही लिखना पड़ेगा। अगर उसे लिखना नहीं आता तो वो प्राइमरी में दाखिला ले और जाकर लिखना सीखे और पढ़ना सीखे। जिसे नहीं आता उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। होता क्या है कि जिसको नहीं आता वो थोड़ी मेहनत भी नहीं करता, वो कहता जी मैनू केड़ा याद हो जाना है। जब ये ज़हन होगा तो इंसान तरक्की नहीं। जब इंसान ये सोच ले ना, बल्कि हमें ये नज़रिया रखना चाहिए, जो काम सब कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, और जो कोई नहीं कर सकता वो हमें करना चाहिए। जो काम कोई नहीं कर सकता वो हमें करना चाहिए। कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंसान अगर नियत करे, अगर वो चाहे तो एक दिन में, एक लम्हे में, आप इतनी करामतें सुनाते हैं जी, इतने दिनों में, इतने घंटों में कुरान हिफ्ज़ कर लिए, इतना मुश्किल काम है, तो हम 2-4 घंटों के अंदर साहिब करामत नहीं हो सकते? साहिब करामत हो सकते हैं अगर हम साहिब इस्तिकामत हो जाएं। साहिब इस्तिकामत होना माना रखता है, हम जब मुस्तकीम हो जाएंगे, साबित कदम हो जाएंगे। यानी कि अगर मदरसे में दाखिल हुए हैं तो बहुत सी आजमाइशें आएंगी, जनाब पढ़ाई छोड़ो ये खादिम बन जाओ, पढ़ाई छोड़ो ये पढ़ाने लग जाओ, ये ट्यूशनें पढ़ाओ, ये करो वो करो ये करो, तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई से दूर चला जाएगा। इंसान कहे नहीं, जब तक मेरा तालीमी सिलसिला जारी है तो मेरी प्रायोरिटी तालीम है, मैं हर वो काम करूँगा जो तालीम मुतासिर ना करे, और जो काम तालीम मुतासिर करे मैं उस काम को नहीं करूँगा। जब इंसान इस्तिकामत पे आता है ना, तो फिर रहमत के फरिश्ते भी नाजिल होते हैं। कुरान पढ़ें, सब जानते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू, अल्लाह को रब मानने के बाद डट जाना बड़ा ज़रूरी है। तो एक जगह पर आया फ़ला खौफ़ुन, और एक जगह पर आया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो डट जाना बड़ा ज़रूरी है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा से निकाह कर लूँ, तो वो नहीं मानती थी। अलखैर एक रोज़ हज़रत राबिया का गुज़र हुआ, तो हज़रत हसन ने ना इन्हें मुतासिर करने के लिए चलते दरिया पे मुसल्ला बिछाया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। और जब सलाम फेरा ना तो कहा देखो रब ने मुझे कितना मकाम अता किया है। तो हज़रत राबिया ने फरमाया अच्छा, जो मकाम वाला हो ना वो किसी मकाम वाले को देख के ना उसकी तरफ नहीं जाता, वो ये देखता है कि मुझे रब ने कितना मकाम अता किया है। हज़रत राबिया ने ना हवा में मुसल्ला बिछाया और नमाज शुरू कर दी। और जब सलाम फेरा ना तो हज़रत राबिया फरमाने लगी है, हसन जो काम आपने किया है ना वो तो एक मछली भी करती है, और जो काम मैंने किया है वो तो एक मक्खी भी करती है। मज़ा ये नहीं है कि करामत किस में ज़्यादा है हसन, मज़ा ये है कि इस्तिकामत किस में ज़्यादा है। इस्तिकामत बहुत ज़रूरी है। और एक आखिरी बात, और मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं लगा, वक्त बहुत हो गया। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा से पूछा किसी ने, ये आखिरी जो बात मैं कर रहा हूँ ये मेरा इख्तितामी पैगाम और नतीजा यही है, नचोड़ यही है। हज़रत राबिया से पूछा आप ये बताएं क्या मुझे शैतान पर लानत भेजनी चाहिए? क्या सवाल पूछा जी? शैतान पर लानत भेजनी चाहिए? तो हज़रत राबिया फरमाने लगी अल्लाह के बंदे, शैतान की बात वो करे जिसे रहमान से फुर्सत मिले, और जब रहमान से ध्यान ही नहीं हटता तो शैतान का सोचे कौन? जब हमारा ध्यान हमारे अपने दोस्त की तरफ होगा तो दुश्मन का ख्याल नहीं आएगा। हम दोस्त को सोचते ही नहीं है। ये किताब, इदारा, मुहतमिम, असातिज़ा, नाज़िमीन ये हमारे दोस्त हैं।
जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं ना, ये हमारे दोस्त हैं। हमें गुस्सा आता है, ये सुबह सुबह आके उठा रहे हैं हमें गुस्सा आता है जी, हमें असेंबली में भेज रहे हैं, हमें इस बात पे गुस्सा आता है जी, हमें कहते हैं मुंह धो लो। यार ये बातें गुस्से वाली हैं, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जनाब ये काम तो हमारे करने वाला था, लेकिन हमें आपने आगाह किया, तंबीह की। सहाबाई किराम, खुलफाए राशिदीन जब उन्हें कोई तंबीह करता तो ये उसका शुक्रिया अदा करते थे। और याद रखें, हमारी तबाहियों की वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम अपने मोहसिनीन का शुक्रिया अदा नहीं करते। शुक्रिया अदा तो दूर की बात है, हम अपने मोहसिन को मोहसिन समझते ही नहीं। बस हमारा ज़हन ये है, हम समझते हैं बड़ी मादरत से कि जो हमारे नाज़िम है ना वो हिटलर है, नाउज़ुबिल्लाह। हम बस ये समझते हैं, बस इनका काम ही बस लाठी पकड़ना है और चल भी चल। नाज़िम कोई भी हो, हॉस्टल के हों, खाने के हों, इदारे के हों, हम बस ये समझते हैं और उनके बारे बदगुमान होंगे। याद रखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी किसी के बारे ऐसी बात कहे जो उसमें नहीं, तो कहने वाला तब तक नहीं मरेगा जब तक खुद उसमें मुब्तला नहीं हो जाएगा। अगर कोई किसी को नशई कह दे और वो नशई ना हो, तो कहने वाला अगर तौबा नहीं करता, जब तक खुद नशई नहीं होगा अल्लाह उसे मौत नहीं अता करेगा। हम खामखा इतनी बातें करते हैं, हम शुक्रिया अदा करें और उनके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करने की बजाय उनकी खिदमात लें, उनका फैज़ हासिल करें। याद रखें, जो कुर्ब में हम पता क्या समझते हैं, हम बड़ी माजरत से अपने असातिज़ा को साहिब फैज़ान नहीं समझते। साहिब फैज़ानों को अपना उस्ताद समझेंगे, वो पता नहीं साहिब फैज़ान है कि नहीं है, वो एक अलग बात है। तो लिहाजा जो करीब हैं उनसे फ़ायदा ले, इस्तिफ़ादा करें, उनकी खिदमात हासिल करें और बिलखसूस उनका शुक्रिया अदा करें जो आपके दायरे में रहते हैं, जिनकी ड्यूटी नहीं भी है तालीम के दीगर औकात में, लेकिन फिर भी आपकी खिदमत के लिए वो रहते हैं। उनसे जितना सीख सकते हैं सीखें, जितना हासिल कर सकते हैं हासिल करें। उनसे पूछें बार बार जाके। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा कि इतने बड़े इमाम कैसे बने, तो क्या फरमाया, पूछ पूछ कर। मैं पूछता रहा तो मुझे इतना बड़ा अल्लाह ने इल्म अता कर दिया। पूछना, सवाल को निस्फ इल्म करार दिया गया। तो हम इल्म वाली चीज़ों से भागते हैं और जो गैर इल्मी चीज़ें हैं उनके अंदर मुब्तला हो जाते हैं। यही वजह है कि जब इल्मी प्रोग्राम होता है, सबसे बड़ा इल्मी प्रोग्राम हमारे इम्तिहानात हैं, तो हमें अपनी नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने की बजाय हमें बहुत सारी मनफी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि बहुत ही गलत है। कमरा इम्तिहान में कोई यार दोस्त बेली सज्जन नहीं होता, सब अपने अपने हैं, सब अपने अपने। जिस तरह हम मदरसे के गेट के बाहर जाके सब अलग अलग हो जाते हैं ना, तो कमरा इम्तिहान में भी सब अलग अलग है। जिसने जो करना है अपनी जिम्मेदारी पे करना है और ख़ुद करना है। इंसान धोखा देता है सिर्फ अपने आप को, वो किसी और को धोखा नहीं दे सकता। तो बात यह है कि मुहसिनों का शुक्रिया अदा करें और इस तरह के जो प्रोग्राम कराते हैं, इम्तिहानात दिलाते हैं, उसके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने की बजाय मुस्बत रहें और अपने आप को मुस्बत रखें और कता तलकी कर दें उस आदमी से जो आपको इदारे, असातिज़ा या इदारे के मुतालिकीन, मुआविनीन के ख़िलाफ़ उभारता है। बड़ी सीधी सी मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई बच्चा नया आता है ना, वो बिल्कुल आखिरी बात और ख़त्म, हॉस्टल में सोया हुआ, सुबह जायद चिश्ती साहब आए उठाने के लिए, वो पूछेगा यार है कौन है, और यार छठ है अभी सर दर्द देगा साड़ी, तो ये क्या होगा इससे, वो ये क्या उसको समझा रहा है। अगर वो सर दर्द है तो चले जाओ यहाँ से, कहीं और चले जाओ। इंसान के कोलो फेल में मुताबिकत। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना किसी शख्स ने अपनी सवारी को ना लानती का, आपने फरमाया उतर जा इससे, अगर ये लानती है तो तू मलूना पर बैठा क्यों है। तो इन चीज़ों को समझें, दीन सिर्फ किताबों की हद तक नहीं है, अपनी ज़िंदगियों में उसको नाफिज करें। कम से कम अपने इदारे में और अपनी क्लास में, अपने कमरे में तो हम निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज कर सकते हैं ना, तो हमें अपने ऊपर तो करना चाहिए। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।